आज हम जिस ड्रामे की बात करने जा रहे हैं वो महज एक तारीखी फिक्शन नहीं, ये एक ऐसा तजर्बा है जो जायके, जज्बात और सियासत को एक साथ बांधता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोन अपेटीट योर मैजेस्टी की, और ख़ास तौर पर उसके तीसरे एपिसोड की। यह किस्त वो मोड़ है जहाँ कहानी अपने इब्तिदाई तारुफ से निकलकर असल कश्मकश में दाखिल होती है। यहाँ खाना सिर्फ खाना नहीं रहता, ये ताकत है, ये इज्जत है, ये सिफारतकारी है, और सबसे बढ़कर ये इंसानी जज्बात का अक्कास है। पहली दो एक साथ ने हमें किरदारों से मुतारफ करवाया, उनके ताल्लुकात, उनके ख्वाब और खौफ दिखाए। लेकिन तीसरी किस्त ये हमें बावर्ची खाने के शोर से महल के सुनहरी हाल तक ले जाती है। यह किस्त हमें दिखाती है कि एक प्लेट में सजे जायके दो सल्तनतों के दरमियान दोस्ती या दुश्मनी का फैसला कर सकते हैं। तो आइए आज हम मिलकर देखते हैं कि बोन अपेटीट योर मैजेस्टी का तीसरा एपिसोड हमें क्या सिखाता है, क्या दिखाता है, क्यों यह किस्त इस सीरीज का एक यादगार मोड़ बन जाती है। में आराम करना चाहिए। हाँ, तो फिर चलते हैं। अरे महाराज जी रुकिए तो, हमें तो बताइए कि हमें कहाँ जाना है। क्यों, डर लग रहा है? और नहीं तो क्या, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो बहुत अजीब और डरावना है। क्या कहती हो? क्या इससे तुम्हारा डर थोड़ा कम हुआ? ये तो अजीब नहीं है ना? हाँ, जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो डर कैसा। शुक्रिया महाराज, आपका दिमाग भी जबरदस्त काम करता है। और मैंने तुम्हारे रहने का भी खास इंतजाम किया हुआ है, अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा लगेगा? चलिए। एक बात बताओ, दशहरा में राजाओं को कभी भी कुछ भी करने की छूट होती है क्या? आपसे कहा था ना कुछ भी मत बोला कीजिए। इनका खून बहना तो रुक गया था क्योंकि एक अनोखा लेप लगाया गया था। अगर उसे लगाने में देर होती तो महाराज की जान को खतरा होता, पर देवताओं के आशीर्वाद से। देवताओं का लाख लाख शुक्र है महाराज। अगर खून बहना नहीं रुका होता तो मेरी जान को खतरा होता। कितने अजीब हो तुम। देख रहे ना, मैंने तुम्हारा खून बहने से रोका, तुम्हारी जान बचाई है मैंने। समझ गया, अब आप जा सकते हैं। जी जी महाराज। आपने आज जो कुछ देखा, सुना और समझा, आपको सब कुछ भूलना होगा। जैसा आप कहे सखी जी। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ महाराज। वैसे आपको खून रोकने वाला लेप किसने लगाया था? उस डायन ने। डायन ने? तो वो डायन यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने आपकी जान बचाई, ना कि कोई गुनाह किया। आपने सही कहा, पर ये भी सच है कि पूरे जोसोन में कोई डायन को मारना चाहता है तो वो मैं ही हूँ। काफी दिनों बाद आप इतने खुश लग रहे हैं। तो आपको ये बात हजम नहीं हो रही क्या? शाही सखी डायन से डर रही है? आप भी। मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, पर आपने उसके रुकने का काफी खास इंतजाम किया है। कहीं वो ब्योलगुंग में तो नहीं रुक रही? ब्योलगुंग में? या फिर आपने महल के बाहर कोई खास इंतजाम करवाया है? आपको जलन हो रही है? मेरी बातें छोड़िए और मुझे सच सच बताइए। बताइए ना। फिक्र मत कीजिए, मैंने उनके लिए
5 स्टार होटल नहीं होगा, पर ये है इनका खास इंतजाम। महल के अंदर एक तहत खाना ही तो खास इंतजाम है। यार सच में गजब है तुम्हारे महाराजा, महल के अंदर ही तहत खाना बनवा दिया। पर अच्छी बात ये है कि हमें नहाने धोने को मिला और कपड़े भी बदलवा दिए। भले ही थोड़ी पुराने हैं, पर हम अब तक जिंदा भी तो हैं। मेरे हिसाब से इतना काफी है। हाँ सही कहा, हम जिंदा तो एटलीस्ट आज के लिए। कैद खाना? अगर वो उसको मारने वाले हैं तो उसके साथ ऐसे खास पेश क्यों आ रहे हैं? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महाराज को उस लड़की में दिलचस्पी है। ये सिर्फ कुछ दिनों का आकर्षण है शाही सखी जी। और वो उसे डायन क्यों कहते हैं? वो आसमान से तो नहीं टपकी है ना, तो आखिर आई कहाँ से है वो? उसके बारे में जितनी जानकारी निकाल सकते हो निकालो, मुझे सब जानना है। आखिर वो मिले कैसे और मुख्यालय में महाराज की नजर उस पर कैसे पड़ी? अगर ये बात आप मुख्य शाही सचिव से सीधे पूछेंगे तो जल्दी जवाब मिलेगा। और हाँ, मैं इमशान जी को कैसे भूल गई? उन्हें संदेश भिजवा दूं? बिल्कुल, कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, ये राजकुमार चेतन को दे दीजिए। जी सखी जी। आज के मसाले तो अच्छे लग रहे हैं। सूप से हाथ नहीं चलाओगे तो ये पिसेगा कैसे? हाँ, एक दाना भी पिसने से बचना नहीं चाहिए। देखना धार बहुत है, हाथ मत कटवा लेना। जी महोदय। बावर्ची सिर, इसे बनाने के लिए इसमें और पानी डालना होगा। जी जी। बावर्ची जी। अरे बाप रे, ये कैसे भुना यार? पूरा रंग चाहिए ताकि देखने में स्वादिष्ट लगे। समझ में आई ना बात? हाँ ठीक है। शाबाश, दिखाओ क्या बना है। जितनी जांच करनी है कर लो। खैर छोड़ो, वैसे तुमने खबर सुनी क्या? हमारे महाराज जो है महल लौट आए हैं, वो भी डायन के साथ। क्या गायन के साथ? मतलब महाराज के आने की खुशी में गाने बजाने का कार्यक्रम होगा? अरे गायन नहीं का, डायन का उन्होंने। शायद वो सिर्फ दिखती डायन हो, असल में वो डायन वायन हो ही ना। हाँ बावर्ची सिंह सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है महाराज भूत जैसी लड़की को साथ लाए हैं। बस हो गया। महल में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब बातें बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो। पूरे महल में डायन की बातें चल रही हैं, अब थोड़ी बहुत बातें तो हम भी कर सकते हैं ना। तुम पहले जापानी रसोई में काम करते थे, इसलिए इतने अकड़ो हो। थोड़ा हंसमुख रहा करो। अच्छा, महल की बातें यहाँ की वहाँ करना आपकी आदत है ना? और तो और आप तो शाही रसोई की तीसरी पीढ़ी। क्या तुम्हें नहीं पता? राजमाता की यहाँ जो मोहतरमा किम है, वो हमारे बावर्ची इम है ना, उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो महल की बातें जल्दी पता चल जाती है, फिर हम तक आती है। और तो और राजमाता की यहाँ ऐसा जुगाड़ लगाया है कि अगले मुख्य राज रसोईया भी बावर्ची इम बन सके। क्या कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मार रहे हो उसे, अपनी शाही रसोई है यहाँ, तुम्हें मुझे कौन सुन रहा है? तूने कल भी नशा किया था क्या? क्या फालतू बकवास कर रहा है? फालतू नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ही हमारे अगले मुख्य राज रसोई बनने वाले हैं जनाब। अच्छा, कुछ भी हो सकता है यारो। शायद मेंगसुक महल की पहली पसंद हो। हमारे पिछले मुख्य राज रसोई को गुजरे हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और तुम लोग अगले राज रसोई की बातें कर रहे हो। थोड़ा सोच समझ कर बोलो, वरना खाना बनाना तो दूर, खाना भी नसीब नहीं होगा। तो बात पे बात निकली इसीलिए बोल रहे हैं। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तुम राज रसोई नहीं बन रहे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? बस कर दे। ऐसा बोल के मेंगसुक का दिल क्यों दुखा रहे हो? दिल दुखाने वाली क्या बात है? सच ही तो कहा। आप जितना भी छुपाइए पर सबको पता है शाही रसोई में सबसे अच्छे बावर्ची तो आप ही हैं जनाब। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है? आइए निरीक्षक जी, कैसे हैं आप? तुम्हें तो पता है ना, राजमाता को सिर्फ बावर्ची मियां ही सबसे बेहतर लगते हैं। और ये जानते हुए कि पिछले मुख्य राज रसोइये को गुजरे हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब तक आधिकारिक नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। जी हो जानी चाहिए जनाब। सभी सुनिए। जी बताइए क्या हुआ? सबसे वरिष्ठ आदरणीय
राजमाता इंजू का आदेश है। वो आज चाय के साथ हांगवा खाना चाहती है और साथ ही उन्होंने रात के लिए संभाप खाने की इच्छा जाहिर की है। जी, हम समझ गए। सामग्री बर्बाद मत करना। समझ गए सर। एक डायन पकड़ी गई और तुम कह रही हो ग्योंगी के राज्यपाल होंग्योंग डाल राजद्रोही पाए गए? जी राजमाता, आपने जो सुना वो सच है। होंग्योंग डाल वही है ना जिन्होंने चौथी शाही सखी मोकचू के बारे में कहा था? उन्होंने महाराज को अपने वश में किया हुआ है। जी, उन्होंने ही कहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से ये सब कर रहे हैं? चौथी शाही सखी कहाँ पर है? ये है वो, एक डायन, और तुम्हारे रहने का भी खास इंतजाम किया हुआ है। तो वो डायन है। महाराज उस लड़की को बेवजह तो महल में नहीं ला सकते। इस सब के पीछे कोई तो है। कौन हो सकता है? सखी जी, मुख्य शाही सचिव पधार रहे हैं। आने दो उन्हें। उम्मीद करता हूँ आपकी तबीयत ठीक होगी सखी जी। हाँ, पूछने के लिए शुक्रिया। मैंने सुना इस बार तुम छेओंग नहीं कर पाए हो। हाँ, तो जैसा आपने चाहा था, राज्यपाल होंग को सजा मिल गई है और उसके परिवार वालों को सरकारी नौकर बना दिया है। ठीक है, लेकिन ये डायन महाराज के साथ महल क्यों चली आई? अच्छा, आप डायन की बात कर रही हैं। देखिए, कुछ चीजें महाराज अपने मुताबिक करते हैं और उन पर मेरा बस नहीं चलता। डायन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। समझ गई, तो वो तुम ही हो। महाराज के इस फैसले के बारे में मुख्य शाही सचिव को सच में कुछ नहीं पता? जी हाँ, मैंने बस सुना है कि वो खाना अच्छा बनाती है, एक अच्छी बावर्ची है वो। मुझे लगता है आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे ये क्या लाए हो तुम? राज्यपाल होंग के घर से जो गहने जब्त किए थे वही लाया हूँ। इस बार के छेओंग से बस इतना ही हाथ लगा है? ऐसा नहीं है, जमीन के कागजात और नौकरों का लेखा जोखा हो रहा है। जैसे ही वो पूरा राज्यपाल होंग के घर के लोगों और नौकरों को ढूंढो और सभी को चाहूं बोन भेज दो। अगर आप ये करवाएंगी तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। राज्यपाल के निष्कासन को लेकर पहले ही सब बातें बना रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें पहले ही मामले को समझदारी से निपटाना चाहिए था, तो ऐसी दिक्कत कभी होती ही नहीं। सखी जी, ऐसा करने से आप सुरक्षित तो रहेंगी ना? मुझे भला क्या होगा? ये काम निपटा कर ही तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, ना कि मुझसे पूछने के लिए। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। अब तक आप यही करते आए हैं सचिव जी। सही कहा आपने, आगे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। पिताजी, लगता है नई चाल चलने का वक्त आ गया है। कौन सी नई चाल बेटा? वो चौथे दर्जे की सखी हमें हुक्म देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर खुद महाराज का हाथ है। अब वो औरत तो मुख्य सचिव को हुक्म नहीं देगी। जुबान को लगाम दे। भूल गया है क्या? इस वक्त हम महल में ही हैं। ऐसी शाही नौकरी करने का मौका मिलता रहेगा तो मैं 7 जन्मों तक करूंगा। अगर नौकर बनना ही किस्मत है तो चलिए इस बार मालिक ही बदल देते हैं। तू उस डायन की बात तो नहीं कर रहा? दिमाग देखे तेरा? चौथी सखी के अलावा महाराज का दिल किसी दूसरी लड़की पर नहीं आने वाला। दिल का काम है बस धड़कना, और वो तो किसी के लिए भी धड़क सकता है ना। वो डायन भी चौथी शाही सखी की जगह ले सकती है। इसका अंजाम जानता है क्या होगा? अंजाम सोच कर ही चाल चलिए पिताजी, जल्दी पता चल जाएगा कि महाराज का दिल किसके लिए धड़केगा।
गए, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जी महाराज। और उसके साथी भाग गए, उन्हें जल्दी ढूंढो। छुड़ाने वाले थे ना। सही कह रही है, हमें यहाँ से जाने दो। तुम्हें जाने दो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। ये कार्यक्रम खास आपके लिए करवाया। इसका मतलब वो खाने वाले तुम ही थे? सामने आओ कौंगिल। सब लोग शांत हो जाओ। इसकी बात तो नहीं कर रही? मतलब ये तुम्हारे साथ मिला हुआ है? आज भी अच्छा अभिनय किया। मेरे लिए सम्मान की बात है महाराज। मुझे तो ये जितना भी धोखा दे मैं सह लूंगी। ये कलाकार जिनकी अदायगी मुझे बहुत पसंद है, नाम है कौंगिल। कलाकार है? हाँ, इनका जो मुंह शानदार है, तुमने तो देख ही लिया होगा। हाँ, देखा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और आज आपको अभिनय अच्छा लगा? अव्वल दर्जे का था और दिन के मुकाबले कहीं बेहतर। देखो महाराज ने क्या सम्मान दिया है। आज की रात सभी कलाकार दिल खोल कर पिएंगे। चलो जश्न मनाते हैं। ये कौंगिल नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा है? दरबारी मनुष्य कौंगिल लगेगा ना क्लाउड में। मैंने भी इसके अभिनय के किस्से सुने थे, पर ये देखने में इतना आकर्षक है ये नहीं पता था। चिलकम पागल हो गया होगा। चलो चलो आ जाओ। जिसका जो मन करे खाओ, जो मन करे पियो, और ऐसा करो रात भर। सालगोजी जंगल में किसी ने मुझ पर हमला किया था।
पता लगाओ इसके पीछे कौन है। ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये खेल है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? हाँ, कुछ ज्यादा ही पसंद आया। तुम्हारे लिए तो ये सब खेल है ना, पर हमारे साथ तो खिलवाड़ हुआ ना। तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो पिछली बार की तरह तुम्हारे सामने फिर से मुस्कुरा कर नहीं आऊंगा। महाराज, अगर उस मुखौटे वाले को भेजते नहीं तो हम भागते ही नहीं। ओहो, तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है। लगता है तुम में ज्यादा जीने की इच्छा नहीं है। तो बताओ, लोहा अब तक गर्म हुआ कि नहीं? हो गया। दीदी, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ एक खेल है। हमसे कहा था ना थोड़ा कम बोला कीजिए। पर ऐसे मौके पर चुप कैसे रहो? मुझे लग ही रहा था कि हम इस वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इससे शुरुआत करो। मुझसे? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो ये। समझ करो, कोई गलती नहीं है। हमारी बात तो सुन लीजिए। मैं विनती करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अकड़ दिखा रही थी। और कुछ कहना बाकी है क्या? अगर नहीं दिखाई थी, मैं यहाँ से कभी नहीं भागूंगी। खुश हो ना? सच में ये खुशकिस्मती है। मैं भी तुम्हारी विदाई ऐसी नहीं चाहता था। उस लड़की को जाने दिया जाए। महाराज, अब हम दोनों को फिर से कैद खाने में भेज दीजिए ना। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, तो जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। यकीन नहीं हो रहा, ये अभी मेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। सुनिए दीदी, कुछ भी बोलिए, बस अच्छा बोलिएगा। जी महाराज, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है। कैसी बिंदी? खिलगम को मेरे सहायक की तरह काम करने दीजिए। मैं अकेले खाना नहीं बना पाऊंगी। मंजूर है, पर ध्यान रहे, आज के बाद तुम जो भी बनाओ वो हर हाल में खास बनना चाहिए, क्योंकि गैवियन के राज्यपाल के यहाँ जो उपला मांस खिलाया था वो नहीं चलेगा। अब महाराज, क्या खाना बनाना है बता दीजिए, तो फिर मैं वही बना दूंगी। मैं क्या खाना चाहूंगा? कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। अगर एक ही पकवान दोबारा परोसा गया तो समझो तुम्हारी मौत तय है। लेकिन जान लगाकर कुछ नया परोस दिया तो जान बच जाएगी। पर हाँ, उसका स्वाद भी मुझे पसंद आना चाहिए डायन साहिबा। दीदी, माना हम कैद खाने से निकलकर शाही रसोई में जा रहे हैं, पर ये सच में खुशी की बात है क्या? नहीं पता, पर खिलगम, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिंदा रहना है और अपने घर वापस जाना है। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे उनके साथ खाना खाना है। बिल्कुल दीदी, ऐसे मौके पे आपको हिम्मत से काम लेना होगा, और मुझे भी जिंदा रहना है और शाही रसोई में बड़े पद पर काम करना है। ठीक है ना? ठीक है खिलगम, मैं हिम्मत रखूंगी और हम मिलकर। नहीं दीदी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप ऐसे मत रोइए ना, सब ठीक हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा, आप देख लेना। थैंक यू खिलगम। खाना बनाने की प्रतियोगिता की विनर हूँ।
होती है मैं उतना अच्छा करती हूँ। फिर तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। मेरा साथ दोगी ना? कोई शक? क्या कहा? शाही भोजन एक महिला बनाएगी? आप क्या कर रहे हैं मुख्य राज्य मंत्री जी? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये फैसला स्वयं महाराज ने लिया है। क्या राजमाता को इस बात की जानकारी है? अरे अरे, दिख नहीं रहा मुख्य राज्य मंत्री ने लेकर आए हैं। मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। गुस्ताखी माफ, लेकिन महिलाओं को शाही रसोई में बतौर सहकारी ही भेजा जाता है। देखकर तो लग रहा है तुम्हारे तरीके शाही रसोइयों से थोड़े अलग हैं। खाना बनाना कहाँ से सीखा तुमने? म्यांगुल वन से? वो मैं जहाँ काम करती थी वो जगह वो बहुत दूर है। आपको बताऊंगी तो आपको भी पता नहीं चलेगा। वैसे कहाँ थी तुम? के सांचुआ में या किसी जापानी गांव में या किसी कबायली देश में? नहीं, वो दरअसल बात है बड़े ही खड़ूस किस्म के हैं आप सब तो। महाराज के आदेश पर ऐसे सवाल कैसे उठा सकते हैं आप लोग? हाँ? क्या यार, चलो मेरे लिए रुको। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको ना। जवाब नहीं है तो बस चुपचाप निकल गए। आप देख रही है ना दीदी? हाँ, रसोई में काम करने वाले ऐसे ही होते हैं। तो चलो खेलगाम, हम अपना काम शुरू करते हैं। माफ कीजिए मंत्री जी, क्या आदेश है? देखो, महाराज ने इस महिला बावर्ची को भेजा है तो तुम बाकी बावर्चियों को भी ठीक से बता देना। जी जरूर मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त चूल्हा है। ये तो बहुत सारे बर्तन हैं। ये क्या बस इतना ही है? हमें दालचीनी की जगह कैसिया इस्तेमाल करना होगा और प्याज की जगह यानास। दालचीनी की जगह कैसिया और प्याज की जगह यानास का इस्तेमाल अभी नहीं है, पर भविष्य में हम ज्यादातर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, भविष्य में शुरू करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। दीदी, कहीं से मुझे कच्चे मांस की महक आ रही है। कच्चे मांस की? मुझे तो कोई महक नहीं था। तुम्हारी नाक तो सच में बहुत है। क्या कर रही है दीदी? ऐसे ही कुछ भी मुंह में क्यों डाल रही हैं आप? किसका मांस हो सकता है? हाँ, हिरन का। हिरन का मांस? सुनिए दत्तू, यहाँ पर हिरन का मांस बना था क्या? हिरन का? हाँ, कल ही महाराज हिरन का शिकार करके लाए थे और आज उसे पका लिया। हाँ, हिरन का मांस। दीदी क्या सोच रही हैं आप? पता है खेलगाम, मेरी खासियत है डियर स्टेक बनाना। डियर स्टेक? बस तुम देखती जाओ। सबसे पहले
अपने शाही रसोई पर कब्जा कर लिया? वही तो कह रहा हूँ, ये तो नाइंसाफी है। मुझे तो घबराहट हो रही है। मेरे हाथ छोड़ो। क्या कह रही हो तुम? महाराज एक डायन को महल लेकर आए हैं और उसे शाही रसोई में भेजा गया। जी राजमाता, और उसने उस हिरण के मांस से पकवान बनाया है जिसका शिकार खुद महाराज ने किया था। क्या कहा? हिरण का मांस? डायन को खास रसोइया बनाया गया, मतलब उसे सच में खाना बनाना आता है। यही सच है सखी जी। उसे कौन सा पकवान बनाने को कहा गया? ये तो नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ एक लड़की शाही भोजन कैसे बनाएगी, क्योंकि वो क्या बनाएगी ये सभी को पता है। महाराज के तो खाने के मामले में पहले ही बहुत नखरे हैं। ये चल क्या रहा है? मैंने सुना है उस डायन ने ग्योंकी में जो खाना बनाया था वो महाराज को बहुत पसंद आया था। ग्योंकी के राज्यपाल के यहाँ उस डायन ने खाना भी बनाया था? जी हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि उस लड़की ने कहीं से खाना बनाना सीखा है। फिर एक आध पकवान बना के कब तक महाराज को खुश रख पाएगी? जब वो डायन शाही भोजन बना ले, मुझे उसकी जांच करनी है। उसमें जितनी गलतियां निकाल सकते हो निकालो। जी समझ गया सखी जी। छुवाल जी, शाही सखी जी। क्या महाराज इस वक्त अपने शयन कक्ष में हैं? जी वही है। मुझे उनसे इसी वक्त मिलना है, जल्दी चलिए। जरूर सखी जी। लो ये कपड़े पहन लो। क्या ये पहनने हैं? जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। खाना ठंडा हो जाएगा। लो हो गया, बस हो गया, जल्दी करो। चलो इस तरफ। महाराज, शाही भोजन तैयार है। आने दो अंदर। ये खाने के लिए कपड़े खोल के क्यों बैठा है? छोड़, इग्नोर कर। तो भोजन तैयार है। फोकस कर शिहोंग, फोकस कर। ये छोसोंग का सबसे जालिम तानाशाह था, पर इतिहास बदल गया था। सब ठीक है, नर्वस मत हो। खड़ी क्यों हो? बताओ क्या पकवान बनाया है? तो इस भोजन की प्रेरणा है वसाई दरबार का शाही भोजन, फ्रांस का पारंपरिक भोजन जिसे ओट क्यूजीन कहते हैं। फ्रांसो का होट कुजीन। ओट क्यूजीन महाराज। तो सबसे पहले है हॉट एवरेज, जिससे भूख बढ़ जाती है। इसमें बीट टाटाल है, ताजा घास सब्जियां और एग योक, साथ में समुद्री घास की चिप्स। तारा तारा, मैंने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं देखा। ये बांस के टारटार काफी समय से प्रचलन में है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं और तुम्हारा मजाक? तो इससे शुरुआत करते हैं। उसे इसी के साथ खाते हैं, पर खाने से पहले इसे मिलाना होगा, इससे स्वाद और बढ़ जाता है। किचन का मंजर, एक नई दुनिया का दरवाजा। किस्त का आगाज शाही किचन के इस अजीम अलशान मंजर से होता है जो किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग लगता है। कैमरा जब अंदर दाखिल होता है तो एक शोर सुनाई देता है। छुरियों की काटाकट, लोहे के बर्तनों की ठनकार, आग की लिपटों का शोर और साथ साथ भाप की सरसराहट।
ये महज आवाजें नहीं, ये एक सिम्फनी है, एक आर्केस्ट्रा। यही वो जगह है जहां सल्तनत की साख तैयार हो रही है। कैमरा कभी किसी बावर्ची के पसीने से तर चेहरे पर राख जाता है, कभी किसी देग में उबलते शोरबे को दिखाता है और कभी सब्जियों के रंगों पर। नाजिर एक लम्हे के लिए भूल जाता है कि ये ड्रामा है, वो खुद को इसी किचन का एक हिस्सा महसूस करता है। हेड शेफ का खिताब एक जनरल की तरह। फिर इस हंगामे के बीच जाहिर होता है किचन का सरबराह, वो हेड शेफ जो महज एक बावर्ची नहीं बल्कि एक कमांडर है। इसकी आवाज सबको खामोश करा देती है। वो कहता है, याद रखो, ये दावत महज खाना नहीं, ये हमारी सल्तनत का आईना है। मेहमान जब पहला लुकमा लेंगे तो उन्हें सिर्फ जायका नहीं, हमारी तारीख और हमारी इज्जत भी महसूस होनी चाहिए। गलती की गुंजाइश नहीं। एक जरा सी कोताही और सारा वकार खाक में मिल जाएगा। ये तकरीर यूं लगती है जैसे कोई सिपासालार जंग से पहले अपने सिपाहियों को जोश दिला रहा हो। सामेईन के लिए ये लम्हा किस्त का पहला बड़ा इशारा है कि आगे की कहानी महज खाने की तैयारी नहीं बल्कि सिफारतकारी, सियासत और ताकत की कहानी है। मरकजी किरदार का दबाव और ख्वाब। अब नजर आता है हमारा मरकजी किरदार, वो नौजवान कुक जो ख्वाब देखता है कि एक दिन इसका बनाया हुआ खाना शाही मेज की शान बनेगा। लेकिन ख्वाब हमेशा दबाव के साथ आते हैं। कैमरा इसके चेहरे के करीब जाता है। वो कभी एतमाद से छुरी चलाता है, कभी रुक कर गहरा सांस लेता है। इसकी आंखों में उम्मीद भी है और खौफ भी। वो जानता है कि यह मौका इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक कामयाब डिश इसका मुस्तकबिल बदल सकती है और एक नाकामी इसे हमेशा के लिए गुमनामी में धकेल सकती है। अंदरूनी सियासत, किचन की खामोश जंग। एपिसोड 3 की खूबसूरती यह है कि यह बावर्ची खाने को सिर्फ खाने की जगह नहीं दिखाता बल्कि एक छोटे दरबार की तरह पेश करता है। यहां दोस्त भी हैं, दुश्मन भी। कुछ साथी इसकी हिम्मत बंधाते हैं मगर कुछ इसकी हर हरकत पर तंज करते हैं। एक सीन में देखा जाता है कि एक सीनियर कुक आहिस्ता से कहता है, ये नया लड़का अपनी जिद्दत से हमें शर्मिंदा करवा देगा। ये जुमला इस कश्मकश को जाहिर करता है जो हर हुनरमंद को अपने माहौल में सहनी पड़ती है, हसद और मुखालफत। ये लम्हे किस्त के बयानिए को इंसानी बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि कामयाबी की राह हमेशा सीधी नहीं होती। खाने की तफसील, जायके बतौर जुबान। इस हिस्से में हदायतकार ने खानों को जिस तरह फिल्माया है वो वाकई कमाल है। कैमरा कभी गोश्त पर डाले गए मसाले पर करीब से फोकस करता है, कभी ताज़ा सब्जियों के सब्ज रंग पर। ऐसा लगता है जैसे खाना ज़बान बन गया है। ये ज़बान मेहमानों को बताएगी कि ये सल्तनत कितनी पुरानी, कितनी शानदार और कितनी मेहमान नवाज है। एक डिश में मसाले ताकत की अलामत हैं, दूसरी में मिठास ताल्लुकात की नरमी की। यहां नरीटर की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि ये वो मकाम है जहां ड्रामा अपने फिन हिदायतकारी को कमाल पर ले जाता है। नाजिर के दिल में खुशबू भी उतरती है और जज्बात भी। मरकजी किरदार की खलवत, इंसान और उसके खदशात। एक और अहम सीन में नौजवान कुक अकेला बैठा है। किचन के शोर के बावजूद वो एक कोने में अपनी सोचों में गुम है। वो अपने उस्ताद की बातें याद करता है, वो ख्वाब याद करता है जो बचपन से देखता आया है। ये खामोश लम्हा किस्त को बैलेंस देता है। शोर और हंगामे के बीच ये खामोशी एक आईना है जहां नाजिर उसके अंदर की घबराहट और उम्मीद को महसूस करता है। पहली डिश की तैयारी, लम्हा बा लम्हा। बिलाखिर वो वक्त आता है जब पहली डिश तैयार करनी है। ये मंजर किस्त की धड़कन तेज कर देता है। कैमरा इसके हाथ पर राकुत्ता है जो बड़ी एहतियात से मसाला डालता है। फिर गोश्त पर चाकू चलता है, हर काट में एक फैसला झलकता है। प्लेट पर सब्जियां सजाई जाती हैं, गोया किसी फनकार ने कैनवस पर बुर्श फेरा हो। यहां पस मंजर की मौसीकी मध्यम मगर पुरसर है। नाजिर खुद को भी इस प्लेट के सामने खड़ा महसूस करता है। अंजाम हिस्सा ओल, दबाव अपने उरूज पर। पहला हिस्सा इस नुक्ते पर खत्म होता है कि डिश तैयार है और इसे शाही हाल में ले जाना है। पूरे किचन का माहौल संजीदा हो जाता है। नौजवान कुक के चेहरे पर थकन भी है मगर उसकी आंखों में चमक बाकी है। ये लम्हा अगले हिस्से का दरवाजा खोलता है। क्या ये डिश कामयाब होगी?
क्या ये प्लेट सिर्फ जायके का इम्तिहान है या पूरी सल्तनत की इज्जत का? खुलासा। पहला हिस्सा। एपिसोड 3 के इब्तिदाई लम्हात हमें बावर्ची खाने के जरिए एक बड़े कैनवस पर ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह खाना महज जिस्म की भूख नहीं मिटाता बल्कि सियासत, इज्जत और ख्वाबों की जंग का हिस्सा बन जाता है। यह हिस्सा किस्त को एक मजबूत बुनियाद देता है और नाजिर को तैयार करता है अगले ज्यादा पुरजोश और ज्यादा खतरनाक वाकयात के लिए। सेवा कहते हैं। आप पकवान को बनते हुए देखते हैं जिससे आपकी भूख और बढ़ जाती है। तो खाना शुरू करो। पहले आप खाइए। जी। खाइए ना महाराज। क्या ये स्वाद तो इस स्वाद से मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ज़बान को एक अलग सी तृप्ति मिली है। तो अगला पकवान है पोटाश। मैंने इसे दूध के गाढ़े दलिया को मटर के साथ बनाया है। पोटाश हो? रंग के साथ खुशबू भी कमाल है। किसी भी खाने में आपके लिए क्या मायने रखता है महाराज, खाने का स्वाद या उसकी खुशबू? खाने का स्वाद ही लगता है। मुझे खाने की खुशबू लगती है। और ऐसा क्यों है? स्वाद होते हैं कड़वा, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, यानी कुल मिलाकर 5। और दूसरी तरफ खुशबू तो अनगिनत होती है। तुमने बताया तो एहसास हो रहा है। जी दीजिए, लाइए मुझे दीजिए। कुजीन की जान वियांत। कुजीन
सोचने में विराम दे। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो? वैसे ये भी यूके ही है ना? ये हिरन की जीभ से बना है। ऐसे ऐसे नहीं खाते हैं। मैं इसे यहीं सेक कर परोसने वाली हूँ। अगर इसे ऐसे बाहर से कोयले में हल्का सा सेकते हैं तो इसका स्वाद और खुशबू कई गुना बढ़ जाता है और मांस के गुण बने रहते हैं। आज से पहले न जाने कितनी बार हिरन से बना भोजन खाया है, पर बनाने का ये तरीका पहली बार देखा है। पुराने जमाने से ही हिरन को राजाओं का प्रतीक माना जाता है और हिरन की जीभ कीमती सामग्री मानी जाती है, जिसे 8 खास व्यंजनों में गिना जाता था। तुम्हें ये सब भी पता है? तभी तो सिंहासन की लड़ाई को शुक्रो कहा जाता है ना महाराज। काफी बुद्धिमान लगती हो। सच में मैंने आज तक ऐसी कलाकारी कभी नहीं देखी। समझ नहीं आ रहा आखिर ये लड़की आई कहाँ से? कह सकते हो ये एक ऐसा शाही खाना है जो राजा योनी की ताकत की भूख, अपने प्रति घमंड और उसके बेहद नाजुक स्वाद इन सबको पूरी तरह संतुष्ट कर सकता है। वैसे तुमने ये सब कहाँ से सीखा? समझ सकती हूँ विश्वास नहीं करोगे, पर मैं सच में भविष्य से आई हूँ। सच कह रही हूँ। ये देखकर बहुत दुख होता है कि तुम्हारा दिमाग अब भी स्थिर नहीं है। तुम कहती मैं दूर कबायली देश से हूँ या समंदर के राज्यों से हूँ, तब भी मैं यकीन कर लेता। खैर जो भी हो, तुम्हारे पहले शाही भोजन से मैं बहुत खुश हुआ। चलो अच्छा है, कम से कम मेरा खाना तो पसंद आया। महाराज, क्या मैं चख के बताऊं? नहीं, रहने दीजिए। इस बार तुम चख के बताओगी। क्या? मैं? ठीक है, चखती हूँ। चलो अब ये बताना ये कैसा है। बहुत स्वादिष्ट है माँ। चलो अब मुझे भी एक टुकड़ा खिलाओ। क्या? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊं? क्यों तुम नहीं चाहती? ऐसा नहीं है, खिलाती हूँ। तुमने मेरे दिल को कैसे समझ लिया? क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये खाना मुझे पसंद आएगा? सच कहूँ तो मैंने राजा योनी के बारे में थोड़ा पढ़ा था और इसी खाने ने मुझे प्रतियोगिता भी जिताई थी, पर सोचा नहीं था कि एक दिन ये खाना तुम्हें खिलाऊंगी। सपना सा है। राजा योनी? तुमने पहले भी इस राजा का नाम लिया था। आखिर कौन है ये राजा योनी? ऐसे समझाना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, मैंने कहा था पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। एक बार फिर से पूछता हूँ, तुमने
क्या सोचकर मेरे लिए ये पकवान बना है? मैंने जब आपके खाने के बारे में सोचा तो मुझे लगा आपको क्यों ना आज वो खाना खिलाऊं जो दूसरे राजा भी खाते हैं। यूरोप में अक्सर राजाओं का भोजन इसी तरह का होता है। यूरोप? तुम नम्मान लोगों की बात कर रही हो? नम्मान कौन? अच्छा, इसका मतलब यूरोप को जोसोन राजवंश के दौरान नम्मन कहते थे। कहिए, हम आ गए। आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती हैं। अच्छा, ये तो गुस्ताखी है। हटो मेरे सामने से। सखी जी, महाराज इस वक्त उस भोजन को चख रहे हैं जो नई बावर्ची ने बनाया है, इसलिए फिलहाल कोई अंदर नहीं। माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। इसकी सजा जानते हो ना? ये मत सोचना कि तुम सजा से बच जाओगे। आप नहीं जा सकती। हट जा। क्योंकि हमारा क्या चल रहा है? कहा ना किसी को अंदर ना आने दिया जाए। महाराज, मैं आपकी चौथी शाही सखी आपके लिए मिंग राजवंश की एक बेशकीमती चित्रकला लेकर आई हूँ, पर शायद ये सही समय नहीं है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। आप जा सकती हैं चौथी शाही सखी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। हाँ ठीक है, पर इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है? दूर से भी तो बोल सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। तुम्हें चुनता हूँ? क्या? इतनी किस लिए? इसने मुझे चुनने की बात की। कहीं इसका मतलब उस रात बताने वाली बात से तो नहीं था? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं राजा की सखी बन गई तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। ये क्या हो रहा है? किस ख्याल में खोई हो तुम? मैंने तुम्हें एक जरूरी आदेश देने के लिए बुलाया है। समझ गई, महलों में ऐसा ही होता है। राजा खुद नहीं आता, अपने मंत्रियों को भेजता है। क्या ऐसा आदेश? अब से जब भी तुम महाराज को खाना परोसोगी, वहाँ की हर बात तुम मुझे बताओगी। अच्छा, मुझसे अपने काम करवा रहा है। माफ कीजिएगा, पर ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन लग रहा है। महाराज का गुस्सा जानते हो ना, अगर पकड़े गए तो मौत पक्की, और मेरा जिगरा छोटू सा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस महल में साथी की जरूरत होगी? साथी तो जितने हो उतना बेहतर। जब तुम महाराज को भोजन करवा रही थी, तब चौथी सखी ने अंदर आने की कोशिश की। हाँ, वो आई थी। महाराज ने कभी चौथी सखी को शाही खाने से वापस नहीं भेजा। पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए सखी खैंग की नजर अब बस तुम पर ही रहेगी, और उसका अगला निशाना होगी सिर्फ तुम। मतलब बिना साथी के तुम्हारा इस महल में बचना मुश्किल हो सकता है, या फिर नामुमकिन। बात तो सही है। अकेले मेरे लिए उससे बचना आसान नहीं होगा। सौदा तो कमाल का है, जो अक्सर बड़े गंगार अधिकारी को ही मिलता है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जान बचाऊंगा और बचने में मदद करूंगा। लेकिन मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए कोई। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है सचिव जी। कैसी शर्त? हाँ, आपको मेरी एक चीज ढूंढनी होगी। अगर आप ये वादा करें तो आपने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसे पूरी तरह अपना सकती हूँ। अच्छा, तो सौदा करना चाहती हो मुझसे? ठीक है, बताओ कौन सी चीज ढूंढनी है? मेरा बैग ढूंढना है। बैग? हाँ, मेरा बैग। ये बैग क्या है? वो एक ऐसी चीज होती है जिसे यहाँ लटकाते हैं, एक साइड में होता है। अरे यार, इसे कैसे समझाऊं? मेरा बैग ना ऐसे लंबा है
मिलेगा जहाँ महाराज से पहली बार मिली थी। आपको वो बैग ढूंढकर मुझे देना होगा, वो भी पूरे सामान के साथ। तुम्हें बस एक थैला चाहिए। बस बहुत हुआ, बंद करो। जी सखी जी, महाराज मेरे साथ भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मयंक से कहकर उस डायन को शाही रसोई से निकलवा दूं? अगर बावर्ची अपना रूप दिखाएंगे और उसे अपनाएंगे नहीं तो वो रसोई घर में नहीं टिक पाएगी। तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है, कुछ ऐसा करो कि वो मेरी नजरों के सामने कभी ना आए। जी सखी जी, बावर्ची मियां ये कर देगा। लकड़ियां तो पूरी गीली हो गई होता है, मैंने सुना तो था, पर आज देख भी लिया। इन लड़कियों को तो रसोई में काम करना भी नहीं आता है। कुछ भी ऐसे क्या बोल रहा है? मुझे तो डरा नहीं सकता। जब से ये लड़कियां शाही रसोई में आई है, कुछ ना कुछ हंगामा हो रहा है। अब ये क्या है? मैं देखती हूँ, रुक जाओ। ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। आंखें दिखाती है। तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सच में तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत की है। धन्यवाद। फिल्म सुनो, अब तो ये कैद खाना घर जैसा लग रहा है। यहाँ मुझे राहत महसूस हो रही है। अगर इन्हें हमें ऐसे ही परेशान करना है तो अच्छा होगा हमें कैद रखें। उम्मीद है कल का दिन अच्छा होगा। जैसे हालात है, कल का दिन ना ही आए तो अच्छा होगा। ये बावर्ची तो मेरी सोच से भी ज्यादा सख्त निकले हैं। परेशान किए जा रहे हैं कि मुझे इनकी शिकायत महाराज से कर देनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो उन्हें मौत की सजा मिलेगी। सही कह रही हो, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कुछ और सोचना होगा। शाही सचिव पधार रहे हैं। ये सब क्या है? मुझे बताने में शर्म आ रही है महाराज, लेकिन ये सब मंत्रियों के इस्तीफे। क्या कहा? इस्तीफा देने की वजह? महाराज, वो आपके कक्ष में अनुपस्थित रहने की वजह से और राज्यपाल होम को निर्वासित करने की वजह से आपसे बहुत नाराज है। क्या राजा के खिलाफ अपराध करने वाले गद्दार को सजा देना गलत है? नहीं महाराज, उनका कहना है कि अगर राज्यपाल होम को गद्दारी के जुर्म में निर्वासित किया गया है तो उसे जुर्म में पकड़ी गई डायन को फांसी दी जानी चाहिए। मौत की सजा कब दी जाएगी, इसका फैसला करना मेरा हक है। मैं राजभवन जाऊंगा। मुख्य राजमंत्री, योन छियोंग को राजभवन लेकर आइए। जी महाराज।
रूप में पकड़ी गई डायन को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जिस अपराधी को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी उसे तो शाही रसोई में खाना पकाने भेज दिया गया है। ये हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। बस करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। महाराज जी, चालबाजी करके वो लड़की अब तक बची हुई है। आपको और होंग्योंगडाल को बहकाकर मुझे ऐसा लगता है वो हमारे राज्य में विद्रोह करवाने की कोशिश कर रही है। तुम सब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम सच में मानते हो कि महाराज ने एक डायन की वजह से होंग्योंगडाल को देश निकाला दिया? आप लोग सच में महाराज को नहीं समझ रहे। क्या कभी वो कोई गलत फैसला ले सकते हैं? क्या ये बेहद शर्मनाक बात नहीं है कि महाराज का अपमान करने वाले गद्दार को छोड़कर बेकार की याचिकाएं महल में फैल रही हैं? कार्य मंत्रालय के द्वितीय मंत्री और मुख्य शाही सचिव, आप दोनों तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे महाराज के मन को जानते हो। मेरे सामने तमाशा करने के लिए आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। महाराज, जो डायन आपको अपमानित करने के अपराध में पकड़ी गई है उसे फांसी दी जाए और राज्यपाल होंग्योंगडाल का निर्वासन रद्द किया जाए। ये हम सबके हाथ से विनती है। क्या आपको एक ऐसा राजा चाहिए जो बस एक कठपुतली हो? जवाब दीजिए, बताइए, जिस आदमी ने मेरा इतना अपमान किया है, क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? ठीक है, मैं सुनूंगा, आप सबकी विनती सुनूंगा। महाराज, हम शाही रसोई से यॉन ची योंग को लेकर आए हैं। तुमने अच्छा काम किया है जी। जैसा आपने कहा था सखी जी, अफवाह फैला दी कि राज्यपाल होंग्योंगडाल का निर्वासन भी उसी की वजह से हुआ और ये अफवाह राजमहल में जंगल की आग की तरह फैल गई। बहुत खूब। अब वो डायन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। महाराज, आपको इस डायन को मौत की सजा देनी चाहिए और राजगद्दी की मर्यादा फिर से कायम करनी चाहिए। राजगद्दी की मर्यादा फिर से कायम करें। ध्यान से सुनो, कल रात इस लड़की ने अजीब शाही खाना खिलाकर मुझे बहकाने की कोशिश की थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस लड़की को मुख्य राज रसोइया नियुक्त करता हूँ। क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। इसका मतलब समझी, आज से तुम हर रोज मेरे लिए खाना बनाओगी, लेकिन अगर तुमने एक ही पकवान दोबारा परोसा या मुझे खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। वो चौथी शाही सखी कम थी जो अब डायन पर महाराज मेहरबान हो रहे हैं। देखा तुमने वो उस डायन को कैसे बचा रहे थे? उसे निकालना पड़ेगा वरना मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी राजमाता ये सब देखकर चुप तो नहीं बैठने वाली है। यही तो मौका था राजमाता की पीढ़ीहान परिवार को राजगद्दी से हटाने का, लेकिन न जाने वो कहां से उस नीच लड़की को उठा ले आया। हमें उसे निकालना ही होगा। जल्द ही महाराज को समझ आएगा, अगर राजा औरतों में उलझ जाए तो देश का हाल कितना बिगड़ सकता है। माफ कर दीजिए सखी जी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। महाराज ने खुद उसे मुख्य राज रसोइया नियुक्त किया है। फिलहाल मैं कोई चाल नहीं चल सकती। अब मुझे किसी और की मदद लेनी होगी। अच्छा, चौथी शाही सखी आज मुझसे मिलने आई है। आज सूरज कहाँ से निकला है? माफी चाहती हूँ राजमाता, अब से मैं आपसे बार बार मिलने आती रहूंगी। तुम्हें जरूर कोई काम होगा, इसीलिए मुझसे मिलने आई हो। बताओ क्या काम है? असल में
मैं आपसे उस डायन के सिलसिले में बात करने आई हूँ। डायन के बारे में? जी राजमाता, वो चालबाज अपने खाना बनाने के हुनर से महाराज को मोहित कर रही है और अब वो मुख्य राज रसोइया है। ये खुद भी तो ये चालबाज है। अच्छा, जो बोलना है साफ साफ बोलो। वो लड़की सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ आई थी, और तो और जिस दिन वो लड़की आई थी, महाराज पर किसी बागी ने तीर से हमला किया था। क्या कहा? महाराज पर हमला हुआ था? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस बात को राज रखने का महाराज का हुक्म था, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाई। लेकिन जैसे मुझे पता चला महाराज ने उस डायन को मुख्य राज रसोइया बना दिया, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी, इसलिए आपसे मिलने में यहाँ आ गई। राजमाता कहाँ से आई, किस वंश की है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। चिंता तो मुझे भी है, लेकिन शाही रसोई में दखल देने का अधिकार न मुझे है न किसी और को। हाँ, मैं जानती हूँ। ऐसे में अगर आप खुद उस डायन की काबिलियत देखें तो कैसा रहेगा राजमाता? खुद? वैसे तरकीब तो अच्छी है। हाँ, हमें उसे परखना चाहिए। अगर वो मुख्य राज रसोइया की काबिलियत रखती है तो हम मंत्रियों के विरोध को शांत कर सकते हैं, और अगर वो नहीं हुई तो हम उसे महल से निकाल सकते हैं। उस डायन के पाक हुनर को लेकर मैं भी उत्सुक थी। अफवाहें तो बहुत है, पर असलियत किसी को नहीं मालूम। आदरणीय राजमाता, आप बस हुक्म दीजिए, बाकी सब मैं खुद ही संभाल लूंगी। आप दोनों अब से यहीं रहेंगी। दीदी, ये देखो दीवार, यहाँ सच में दीवार है। ये देखो, जमीन पे घर है। देखो, वहाँ कंबल रखे हैं। मुझे देखा था, ये तो सच में कंबल है। तुमने बहुत कुछ कहा है। अच्छा हुआ अब मुख्य राज रसोइया बन ही गई। यकीन नहीं होता, ये सब एक सपने जैसा है। अच्छा हुआ, इसी बहाने हमें रहने को एक कमरा तो मिला। कितना अच्छा है। हाँ, सचमुच किसने सोचा था इस जिंदगी में हमें ऐसा सम्मान मिलेगा। सच कहूँ तो मुझसे और नहीं सहा जा रहा, मुझसे भी नहीं बहन। आखिर हमारे ऐसे जालिम तानाशाह से पाला ही नहीं पड़ा। अरे दीदी, आपने वादा किया था कि आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी। अरे कोई बात नहीं, यहाँ दीवार है, कोई नहीं सुन सकता। कोई सुन रहा है क्या? आप सही कह रही हैं। बाबूजी हो, जरा बाहर आएंगी? नमस्ते। नमस्ते। मुख्य राज रसोइया बनने के लिए आपको बधाई। अब कल से आप इन कपड़ों में ही शाही रसोई में आएंगी। कपड़े? चलिए देखते हैं। इस रेशम के कपड़े को तो देखो, कितना खूबसूरत और कितना शाही लग रहा है। क्या ये सच में किसी महिला बावर्ची के कपड़े हैं? ये सब तैयार करने का मौका कब मिला? अच्छा, तो हम कल मिलते हैं। आपका धन्यवाद मंत्री जी, और आपका भी दादाजी। यूं ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। चलो पहनते हैं। हाँ, आ जाइए। इस लड़की का दिमाग ठीक नहीं लग रहा। आपका क्या कहना है? सोच समझ कर बोलो। इतने साल मंत्री रहने के बाद भी तुम ढंग से बात करना नहीं जानते। कीजिएगा मुख्यमंत्री जी। बताओ, शाही रसोई में तो कई दासियां होती हैं, मगर महिला को एक मुख्य राज रसोइया बनाना जरूरी था क्या? बेवकूफ है क्या? तुम्हें पता नहीं, उस लड़की को मुख्य राज रसोइया बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे महाराज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम चुपचाप यूं ही बैठे रहे और हमारी शाही रसोई को वो लोग दबा करके रखते। तो क्या चाहते हो, क्या करें हम? अगर हम उसे निकाल नहीं सकते तो उसे यहाँ से कुछ जाने पर मजबूर करेंगे।
हाँ, नौकरी के पहले दिन का एहसास ही अलग होता है। शाही रसोई में काम करना इतना भी बुरा नहीं है, मजा तो आएगा। लेकिन दीदी, क्या आप ये जिम्मेदारी निभा पाएंगी? अगर वो बावर्ची फिर से तंग करने और अपना रौब जमाने लगे तो हमारा क्या होगा? हाँ, पर तब वो मेरी रसोई नहीं थी ना। फिक्र मत करो, इस बार सबक सिखाने की बारी मेरी है। तुमने आटे में नमक मिलाया कि नहीं? हाँ, कोई बस वही कर रहा हूँ। मैंने चाकू की धार इतनी खराब कर दी है कि अब ये टोफू भी नहीं काट पाएगा। शाबाश! और हाँ, सारी चटनियों के खड़े पीछे छुपा दो। मैं छुपाता हूँ, और सबसे बढ़िया मांस को अलग निकाल के रख देना। सब शांत। ओ मुख्य राजमंत्री और निरीक्षक जी, आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि इन्हें खुद हमारे महाराज ने मुख्य राज रसोइया नियुक्त किया है। नमस्ते दोस्तों, ये हमारी पहली मुलाकात तो नहीं है, लेकिन फिर से परिचय देती हूँ। मेरा नाम है योनशियोन और इनका नाम है सो खिलगम। ये है मेरी सहायक। कैसे हैं आप सब लोग? अब मैं यहाँ से चलता हूँ। शाही भोजन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जी महोदय, आपकी बात हम समझ गए। जी राजमंत्री जी। मैं नहीं जानता कि किस हुनर के बल पर तुम हमारे इस शाही रसोई की मुख्य राज रसोइया बन गई, मगर क्या इस पद की असली जिम्मेदारी का अंदाजा भी है तुम्हें? इस शाही रसोई में 390 लोग काम करते हैं। 195 कर्मचारी 2 बार में काम करते हैं, और इन सबको सलीके से चलाना और हर काम बिना रुकावट के पूरा करना, ये काम होता है छोटे छोटे दर्जे के बावर्ची का। यानी कि ये काम होता है मुख्य राज रसोइये का। अच्छा बोलता है, मैंने तो एक एक शब्द ध्यान से सुना। 390 कर्मचारी, ये तो बहुत है। इतने लोग तो बड़े से बड़े होटल के रेस्टोरेंट में भी नहीं होते हैं। आप सब तो कमाल के हैं, है ना? होटल क्या बोल रही है? खैर जो भी हो, तुम्हारी जैसी नौसिखी के बस की बात नहीं है ये सब संभालना। इससे पहले कि तुम कोई तमाशा शुरू करो और खुद को शर्मिंदा करो, तुम यहाँ से जाओ। 1 मिनट रुको। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा दर्जा किसके पास है? हाँ, मेरे यानी मुख्य राज रसोइये को छोड़कर। वो मैं हूँ। मेरा नाम है एम, यहाँ का मुख्य बावर्ची। तुम्हारे आने से पहले तक महाराज के खान पान का सारा जिम्मा मेरा था। ओह, अच्छा समझे, बावर्ची। इस नाचीज को बावर्ची मैन कहते हैं। मैं ठंडी चीजें बनाता हूँ। मैं बावर्ची से ज्यादातर तंदूर और मसालों का काम संभालता हूँ। मेरा काम चावल पकाना है। ठीक है, सबका परिचय पूरा हुआ। शाही भोजन की तैयारी करते हैं। चलिए काम शुरू कीजिए। बड़ी आई। जरा भी देर हुई तो महाराज हम पर गुस्सा हो जाएंगे। सबको ये बात बताइए। क्या कह रही? रुको, तो फिर तुम क्या काम करोगी? तुम राज रसोइया हो तो वैसे ही पेश आओ और हमें बताओ कि हमें क्या करना है। हमें बताओ खाने में कुल कितने व्यंजन बनेंगे, शोरबा में कौन सा मांस जाएगा और कौन सी सामग्री से हम खाने में सारे 6 रसों का। अरे मुझे भला शाही रसोई के काम के बारे में क्या पता। मैं तो यहाँ बस महाराज की कृपा से हूँ। मजाक तो नहीं कर रही? रोज की तरह काम करो। बावर्ची मैं रोज की तरह ही काम करो। और सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। मैं इसमें दखल दे दूंगी। इस बात का क्या मतलब हुआ? जब हम शाही बावर्ची है ही नहीं तो इसकी जिम्मेदारी हम क्यों लें? क्योंकि मैंने महाराज से साफ साफ कह दिया है, फिलहाल मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ नजर रखूंगी।
अगर इसकी बात सही निकली तो आज मेरे इम्तिहान की घड़ी है। महाराज कभी ऐसा नहीं करेंगे, मगर पता नहीं क्यों इसकी बातें झूठी नहीं लग रही हैं। बिट्टू, जल्दी से चाकू के धार तेज कराओ। बनाने के लिए सबसे बढ़िया मांस निकालो। जी जी अभी करो। चलो 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 जल्दी करो। ये काट लो, उन्हें निकालो। क्या बात है दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं ये सब कई बार झेल चुकी हूँ, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। मोहतरमा की, क्या आपको कुछ चाहिए? अरे क्या कर रहे हो? जियाफत हाल का पहला मंजर, जाओ जलाल की दुनिया। जैसे ही किचन से प्लेटें निकलती हैं, मंजर बदलकर शाही महल के इस अजीम हाल में आता है जिसे देखकर सांस थम जाती है। बुलंद छतें, दीवारों पर सोने की कढ़ाई, झाड़ फानूस जिनकी रोशनी हर गोशे को जगमग करती है। लंबी मेज जिस पर सफेद रेशमी कपड़ा बिछा हुआ है और उसके दोनों जानिब मेहमानों की कतारें। यहां सिर्फ खाने वाले नहीं बैठे, यहां पूरी दुनिया की नुमाइंदगी है। हर मेहमान अपने लिबास, अंदाज और आंखों के इशारों से अपनी कौम और अपने मुल्क का नुमाइंदा है। सियासत की खामोश ज़बान। यहां गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज से नहीं होती। यहां हर नज़र, हर मुस्कुराहट, हर वक्फा किसी न किसी मानी से भरा हुआ है। बादशाह अपनी कुर्सी पर विराजमान है, इसके करीब करीबी वज़रा और दाएं बाएं दूर दराज से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमान। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि सियासत अक्सर मेज़ पर बैठकर लिखी जाती है और कभी कभी वो मेज़ खाने की मेज़ होती है। यही वो नुक्ता है जहां ड्रामा अपनी असल ताकत दिखाता है, खाना बतौर सिफारतकारी। पहली डिश, लम्हा फैसला का। नौजवान कुक की तैयार करदा पहली डिश हाल में आती है। नौकर शाही लिबास में आहिस्तगी से ट्रे मेज पर रखते हैं। कैमरा मेहमानों के चेहरों पर फोकस करता है, कुछ तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हैं, कुछ हल्की मुस्कुराहट के साथ और कुछ ऐसे जैसे शक में हो। जब पहला लुकमा लिया जाता है तो वक्त थम सा जाता है। पस मंजर की मौसीकी मध्यम होकर सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है। मेहमान एक लम्हे को रुकते हैं, फिर धीरे से सर हिलाते हैं। ये इशारा है, पहला इम्तिहान कामयाब हुआ। बादशाह का रद्दे अमल। फिर कैमरा बादशाह पर जाता है। वो आहिस्तगी से चम्मच उठाता है, पहला नवाला लेता है और चंद लम्हे खामोश रहता है। पूरा हाल उसकी एक नज़र का मुंतजिर है। आखिरकार बादशाह हल्की सी मुस्कुराहट देता है और कहता है, ये जायका हमारे दरबार की अजमत के शान है। ये जुमला न सिर्फ नौजवान कुक के लिए बल्कि पूरी सल्तनत के वकार के लिए एक सनद है। ये लम्हा देखने वालों के लिए जज्बाती है। नाज़िर महसूस करता है कि जैसे इसकी अपनी मेहनत को सराहा गया हो। ज़ियाफत का तसलसल, हर डिश की अलामत। अब ज़ियाफत आगे बढ़ती है। हर नई डिश के साथ माहौल का रंग बदलता है। एक डिश में मिठास है जो ताल्लुकात की नरमी और मोहब्बत की अलामत है। एक और डिश में तेज मसाला है जो ताकत और बेबाकी को जाहिर करता है। तीसरी डिश में सब्जियां और जुड़े हैं जो ज़मीन और रवायत की याद दिलाती है। यहां नरेटर के तौर पर कहना जरूरी है, ये डिशेज महज खाना नहीं है, ये बयानिए है। ये ज़बान हैं जिन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं। मेहमानों की गुफ्तगू, तारीफ और साजिश। मेहमानों की गुफ्तगू भी दिलचस्प है। कुछ तारीफ में कहते हैं, ये खाना सल्तनत की मेहमान नवाजी का सबूत है। लेकिन कुछ ज़ेरे लब तंज करते हैं, हाँ जायका तो अच्छा है, मगर ये काफ़ी नहीं कि हमें मुतासिर कर सके। ये तजाद किस्त के ड्रामे को गहराई देता है। हम देखते हैं कि चाहे खाना कैसा भी हो, सियासत में कभी सबको खुश नहीं किया जा सकता। मरकजी किरदार का दबाव जारी। उधर बावर्ची खाने में नौजवान कुक एक एक डिश के नताइज का इंतजार करता है। हर बार जब प्लेट वापस आती है, इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचता है, क्या मेरी मेहनत पहचानी जाएगी? आइए सब किसी और के नाम पर लिखा जाएगा। ये कैफियत नाज़िर को इसके करीब ले आती है। हम महसूस करते हैं कि वो सिर्फ खाना नहीं पक्का रहा, वो अपनी जिंदगी का रास्ता बना रहा है। ज़ियाफत का क्लाइमेक्स, आखिरी डिश। आखिरकार वो लम्हा आता है जिसे किस्त का क्लाइमेक्स कहा जा सकता है। ये आखिरी डिश है, सबसे नाजुक, सबसे खतरनाक और सबसे यादगार। ये वो डिश है जो पूरे इवेंट की कामयाबी या नाकामी का फैसला करेगी।
कैमरा प्लेट पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। चमकते रंग, नफासत से रखी हुई सजावट और खुशबू जो लगता है पर्दे के इस पार नाजिर तक भी पहुंच रही है। मेहमान जब पहला लुकमा लेते हैं तो लम्हा लम्हा किस्त का वजन बढ़ता जाता है। फिर वही खामोशी और आखिरकार एक गहरी सांस के साथ वो कहते हैं, ये जायका हमें हैरान कर गया। कामयाबी की गूंज। पूरे हाल में हल्की सी तालियां बजती हैं, मुस्कुराहटें फैलती हैं और नौजवान कुक के चेहरे पर आंसुओं के करीब खुशी नजर आती है। ये सिर्फ एक डिश की कामयाबी नहीं, ये इसके ख्वाब की कामयाबी है। ये लम्हा किस्त को जज्बाती उरूज पर ले जाता है, लेकिन मुकम्मल सुकून नहीं। मगर ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। हदायतकार एक हल्की सी साजिश का इशारा देता है। कुछ वज़रा आपस में सरगोशी करते हैं, कुछ मेहमान अब भी मुतमईन नहीं लगते। ये पेशगोई है कि अगली एक साथ में नई आजमाइशें आएंगी। अंजाम। एपिसोड 3 का दूसरा हिस्सा ज़ियाफत के इस मंजर के साथ खत्म होता है, जहां एक तरफ कामयाबी की खुशबू है और दूसरी तरफ आने वाले तूफान का साया। ये किस्त नाजिर को एक अजीब कैफियत में छोड़ती है। खुशी भी है, तसल्ली भी, मगर साथ ही तजस्सुस भी के आगे क्या होगा।